26वीं तरमीम के तहत बनने वाली आईनी बेंच ने पीटीआई को रिजर्व सीट्स के लिए नाअहल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। गोया अब हर तरह की कानून साजी समेत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना भी गवर्नमेंट के लिए एक आसान टारगेट होगा। पीटीआई बिल्कुल साइडलाइन हो गई है। केपी असेंबली में भी पीटीआई की पोजीशन बुरी तरह से मुतासिर होगी और उसकी 58 नशिस्तों के मुकाबले में अपोजिशन अरकान की मजबूरी तादाद अब 52 हो जाएगी, यानी कि चंद नशिस्तों का सिर्फ फर्क रह गया। और ये वक्त की बात है कि पीटीआई का केपी में भी तख्ता उलट जाए। एक अहम कानूनी सवाल ये है कि क्या 12 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल कोर्ट के जुलाई 2024 के फैसले को कलअदम करार दे सकती है। ये तो 7 वर्सेस 7 है, मैं समझता हूँ फैसला। तो ये तो 7 मेंबर वर्सेस 5 मेंबर्स का तो है ही नहीं। वो 2 जज कहाँ गए जिन्होंने शुरू में ही इस जो बेंच का हिस्सा थे उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था। 7 कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उनकी जा रही है, 7 जजेस कह रहे हैं मेरे हिसाब से कि ये उनको नहीं मिलनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? 13 मेंबर बेंच का फैसला क्या 10 मेंबर बेंच रिव्यू कर सकती है? पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठा है उसमें। ये रिव्यू तो पिछले साल ही फाइल हो गया था, लेकिन वो लगा नहीं क्योंकि 26वीं तरमीम नहीं हुई थी। नए जजेस उनको उसका मेंबर बनाया गया और सीनियर जजों को उससे बाहर रखा, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उसका हिस्सा ही नहीं है। जो फैसला कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ उसका रिव्यू तो चलना ही नहीं चाहिए था। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो सीटें पीटीआई को दी उस हुक्म के जिसके ऊपर 2-3 ऑर्डर उसके बाद भी हुए थे कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, वो नहीं हुआ। जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो जजमेंट चाहते हैं वो हुक्म देते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगी तो इम्प्लीमेंट होगी, जो नहीं चाहते नहीं होगी। केपी असेंबली में भी जो है टॉपल हो जाए पीटीआई की गवर्नमेंट हो जाएंगे, ये बादस ख्याल नहीं है। 9 मई की तलवार उन पर लटक रही है, बहुत सारे लोग उसमें फारिग कर दिए जाएंगे, तो वहां भी मेजॉरिटी इनके मुखालिफिन को मिल जाएगी, वहां की गवर्नमेंट भी इनकी गिर जाएगी। फरवरी 2024 के इलेक्शन और 26th आईनी तरमीम का हतमी फाइनल नतीजा आ गया है। पीटीआई बिल्कुल साइडलाइन हो गई है। नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कानून साजी समेत आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मिल गई है। 26वीं तरमीम के तहत बनने वाली आईनी बेंच ने इख्तिताम हफ्ता पीटीआई की रिजर्व सीट से मुताल्लिक फैसला सुनाया। 12 रुकनी बेंच में 7 जजेस ने पीटीआई को रिजर्व सीट्स के लिए नाअहल करार दे दिया। अब पीटीआई कौमी असेंबली की 22 और केपी असेंबली की मजीद 25 रिजर्व नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। बहुत बड़ा नुकसान मजीद हो गया है पीटीआई को। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। गोया 26 आईनी तरमीम की वजह से पाकिस्तान अपनी जमहूरियत के इस सियासी तलातुम से बच गया है जो हर चंद साल बाद हुकूमत तब्दीली की शक्ल में देखने को मिलता था। इसके साथ ही 26 आईनी तरमीम के जरिए मिलिट्री लीडरशिप के टेन्योर पर माजी की तरह चेमो गोइयों का सिलसिला भी टूट चुका है, क्योंकि आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद अब आर्मी चीफ के टेन्योर में तोसी और रीअपॉइंटमेंट के भी प्रोविजंस को शामिल कर लिया गया है। हमें नहीं मालूम कि मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर कब तक ओहदे पर फाइज रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये बहस खत्म हो गई है कि वो कब रिटायर होंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के बाद नून लीग की हुकूमत भी पहले से बहुत मजबूत हो गई है। मुल्क और कौम के मफादात में भी यही बेहतर है। गवर्नमेंट अलायंस के पास कौमी असेंबली में 214 रिजर्व सीट्स थी, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के बाद 233 हो जाएंगी, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तों की ज़रूरत होती है। गोया अब हर तरह की कानून साजी समेत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना भी गवर्नमेंट के लिए एक आसान टारगेट होगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। अदालती फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और दूसरी जमातों की एक दूसरे के लिए अहमियत में इजाफा होगा या कमी आएगी? किस पार्टी को गवर्नमेंट से साइड लाइन किया जा सकता है और किस पार्टी की पोजीशन बरकरार रहेगी? यह मौजू है, आगे चलकर इस पर बात करेंगे और इस पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले लेंगे। लेकिन इस सबसे पहले इस इशू की इब्तिदा का सरसरी जायजा लेते हैं, ये शुरू कैसे हुआ। आपको याद होगा फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की मखसूस रिजर्व सीट्स का इशू सामने आया था। इसकी वजह यह थी कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक बर वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे।
उस कोताही के नतीजे में साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही बेंच ने पीटीआई को उसके इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया था। इंतखाबी निशान अलॉट ना होने के बायस पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और इसके बावजूद नेशनल असम्बली में 88 नशिस्तें जीत ली थी। जैसे तैसे इलेक्शन हुए मगर पीटीआई के पास 88 सीट्स थी। कौमी असम्बली में पहुंचने के बाद ये लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, जिसके बाद इस आइनी और कानूनी सूरत हाल ने जन्म लिया था कि क्या पीटीआई के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की कामयाबी के तनासुब से रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाद ये मामला अदालत पहुंचा था। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले हाँ और फिर ना में फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने मुत्तफ़िक़ा फैसले में करार दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, जिसके बाद पिछले साल जुलाई में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच में इस केस की समाअत हुई और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला सुनाया और रिजर्व सीट्स को पीटीआई का हक करार दे दिया। इस मेजॉरिटी फैसले में जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन 3 अगस्त 2024 तक अराकीन की तस्दीक के बाद पीटीआई को रिजर्व सीट्स अलॉट कर दे, मगर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रिजर्व सीट देने के फैसले पर अमल नहीं किया और इस तरह से एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल नहीं हुआ। इसी दौरान पार्लियामेंट में 26th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर हुई। पाकिस्तान की जुडिशल स्ट्रक्चर ने पलटा खाया। तमाम आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिए गए। पीटीआई को रिजर्व सीट्स देने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी की अपीलें दायर हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 12 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाक़ नचवी शामिल हैं। इस मुख्तसर फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का जुलाई 2024 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला अडॉप्ट किया और उसे बरकरार रखा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद नेशनल असम्बली में नई पार्टी पोजीशन बनेगी। नेशनल असम्बली में 19 रिजर्व सीट्स अब हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी और इसकी कुल नशिस्तें 214 से बढ़ के 233 233 हो जाएंगी, जबकि 2/3 मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 224 नशिस्तें दरकार हैं। इस फैसले के बाद नेशनल असम्बली में नून लीग को 15 एडिशनल सीट्स मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी की 4 बढ़ जाएंगी और अब शायद मौलाना फजलुर रहमान की शिकायतें कम होंगी क्योंकि उन्हें 3 सीटें रातों रात मिल जाएंगी। केपी असम्बली में भी पीटीआई की पोजीशन बुरी तरह से मुतासिर होगी और उसकी 58 नशिस्तों के मुकाबले में उसके जो मुखालिफ अराकीन हैं, अपोजिशन अराकीन की मजबूरी तादाद अब 27 से बढ़ के 52 हो जाएगी, यानी कि चंद नशिस्तों का सिर्फ फर्क रह गया और ये वक्त की बात है कि पीटीआई का केपी में भी तख्ता उलट जाए और पार्लियामेंट में उलट जाए। यकीनी तौर पे इसका असर सेनेट के इलेक्शन पर भी होगा। बज़ाहिर आईनी बेंच के इस फैसले का फ़ायदा सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि पूरे हुक्मरान इत्तेहाद और जेयूआई को भी होगा। ख्याल किया जा रहा है कि शायद हुकूमत में पीपल्स पार्टी की बार्गेनिंग या आम लफ्जों में ब्लैकमेलिंग की ताकत अब खत्म हो जाएगी। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने मुझे वजीर आजम 1 नहीं 2 दफा बना दिया है। हुकूमत को खबरदार करता हूं, मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है और अब खबरें आ रही हैं कि अब पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में शामिल होने जा रही है। बहरहाल रिजर्व सीट मिलने के बाद भी नंबर गेम कुछ ऐसा बन रहा है कि पीएमएलएन छोटी सियासी जमातों के साथ मिलकर सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। नून लीग की 125, एमक्यूएम समेत बाकी छोटी जमातों की 34 सीट्स मिलकर कोई 159 होंगी, जबकि सादा अक्सरियत के लिए 169 सीट्स दरकार हैं।
लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद छोटी जमातों के साथ पीटीआई के भी कम अज़ कम 10 आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला ले तो उसको सारी अक्सरियत मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया जा सकता है और विफाक से फंडिंग पर झगड़े, नई नहरों के मामला, कानून साजी में अपनी बात मनवाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी की अहमियत अब ज़ायल हो जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में नून लीग की हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से वो महरूम हो जाएगी। इस अदालती फैसले का अहम सियासी असर ये भी हो सकता है कि हुकूमत बनाने और गिराने के हवाले से मखसूस शोहरत रखने वाली MQM, PMLQ, बाप पार्टी समेत छोटी सियासी जमातों की फ्लोर क्रॉसिंग की अहमियत अब नहीं रहेगी। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मजबूत रिश्ता बना लेती हैं तो छोटी जमातें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुस्तकबिल में हुक्मरान इत्तेहाद में बाहिमी खींचातानी कुछ भी हो, बल्कि हमारी दुआ है कि ना ही हो। ये तवील अरसे तक हुकूमत चलती नजर आ रही है, पूरी कौम के मफाद में भी बहरहाल यही है। अलबत्ता PTI के लिए सूरत हाल बहुत बड़ा धचका है, जिसकी लीडरशिप तकरीबन 2 साल से कैद है। पार्टी में फैसला साजी तितर बितर हो चुकी है, अंदरूनी खलफशार की रोजाना खबरें आती हैं। जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा, क्यों नहीं KP के सारे मेंबर्स यहाँ आके खड़े हो जाते हैं? हमारे ऊपर पंजाब रोज केसेस बनाता है, KP में क्यों नहीं इनके ऊपर केसेस बनाते हैं? अली अमीन गंडापुर ने वादा किया था कि वो आएंगे, फिर पता चला कि अब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, उन्होंने कल बिल ही पास कर दिया। इमरान खान को माइनस किया गया इस मामले में। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? बजट पास कर दिया, तो जाके पूछ लो ना। बजट पेश करने के टाइम जिस तरीके से किसी को गद्दार, किसी को ट्रेटर, किसी को भाई -1 हो रहा है, किसी को क्या कह के कपेने चलाने वाले सारे लोग वो इमरान खान की सोच के साथ नहीं थे, बल्कि किसी और की सोच को प्रमोट कर रहे थे, चाहे नादानी में, चाहे बेवकूफ़ी में, चाहे किसी के कहने पर, या चाहे मुनाफकत करके। PTI के अरकान असम्बली पर 9 मई के केसेस में नाअहली की तलवार भी लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 9 मई के तमाम फैसले की आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर है। मुमकिन सजाओं के बाद अरकान असम्बली की नाअहली PTI की पार्लिमानी क़ुव्वत को मजीद कम कर देगी। ऑन माई रेडार में अपने मेहमान से तारुफ कराने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले से न सिर्फ पार्लियामेंट में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हुआ है, बल्कि एक मिसाल भी कायम हो गई है कि अदालती फैसले पार्लिमानी नंबर्स भी तब्दील कर सकते हैं, कौमी असम्बली के नंबर्स भी तब्दील कर सकते हैं, पार्लियामेंट में किस पार्टी को कितना मिले वो भी तब्दील हो सकते हैं अदालती फैसले के ज़रिए। और जैसा कि अभी आपने देखा ऐसे ही हुआ है और मुस्तकबिल में भी ऐसा हो सकेगा। एक अहम कानूनी सवाल ये है कि क्या 12 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल कोर्ट के जुलाई 2024 के फैसले को कलअदम करार दे सकती है, जैसा कि अभी हुआ। मौजूदा फैसले में अक्सरियती जजेस की तादाद 7 है, जबकि जुलाई 2024 के फैसले में अक्सरियती जजेस की तादाद 8 थी। लेकिन चाहे जैसे ही आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मोहतरम आबिद ज़ुबैरी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो हैयत है, उसमें जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो सिचुएशन है, बहरहाल उसके नतीजे में फरवरी 24 के इलेक्शन जो हैं उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है और जिसके नतीजे में ये जो पूरा जो डायनेमिक्स है सियासत की बिल्कुल बदल गई है। PTI बिल्कुल साइड लाइन हो गई है और वो जमातें जो कि PTI के ख़िलाफ़ थी अब वो 2/3 अक्सरियत में आ चुकी हैं। मगर ये इलेक्शन के नताइज के नतीजे में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, पहली बात है कि वो जो इलेक्शन आपने जिसका जिक्र किया, फरवरी इलेक्शन 2024, उस पर बड़े गहरे सवालात हैं और कि वो इलेक्शन क्या आज़ादाना थे, मुनसिफाना थे, क्योंकि आप चमगोइयाँ ये हो रही हैं कि ये जो हुकूमत बनी है ये फॉर्म 47 की पैदावार है और आपने वजह फरमाया कि ये उनके पास इस इलेक्शन मैनिपुलेशन के बावजूद भी उनको वो सीटें नहीं मिली थी, मतलब अक्सर उनके 2/3 अक्सरियत नहीं हुई थी। आपने वो दिन भी देखा जब 26वीं तरमीम कराई गई और 2-3 सेनेटर्स को या MNAs को जिस तरह से ला के उनसे वोट दिलवाया गया, और वो भी वो एक फैसले की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही था जो जाते जाते वो पिछले चीफ जस्टिस जनाब फाइज ईसा साहब ने किया था कि वो जो रिव्यू कर दिया था वो फैसला जो पंजाब के वो था कि सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अरकान का वोट अब गिना जा सकता है, उसकी वजह से वो 26वीं तरमीम हुई।
और उसके बाद आपने देखा उसके बल्ले का केस आपने देखा पिछले साल जो ज्यादतियां हुई इस जमात के साथ लगातार, फिर जिस तरह से इलेक्शन में उनको मुश्किल हुई अपने इवन कागजात नामजदगी दाखिल करने में, और फिर उनके लोगों के साथ जो हुआ, और फिर 9 मई की तलवार उन पर लटकती रही, 9 मई में उनके साथ जो हुआ वो भी आपने सब देखा। लेकिन जो इशू आ रहा है कि देखिए इसमें एक ये सबसे बड़ा फैसला नहीं, एक फैसला और भी है जिसने इस मुल्क की तारीख के अंदर, वो भी सियाबाब है इस सुप्रीम कोर्ट के और ये रादर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कलअदम करार देते हुए सिविलियंस का यानी आम आदमी का जो मुकदमा था वो फौजी अदालतों में चलाने का हुक्म सादिर किया। तो वो फैसला भी इन्होंने किया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया। फिर ये जो रिव्यू था आपको याद होगा, ये पिछले साल 12 जुलाई का फैसला था। ये रिव्यू तो पिछले साल ही फाइल हो गया था, लेकिन वो लगा नहीं, नेचुरली 26 उसका चीफ जस्टिस ने नहीं लगाया उस जमाने में, क्योंकि 26वीं तरमीम नहीं हुई थी। लेकिन आप ये देखिए कि जो इशू आ रहा है वो यहाँ है कि जो फैसला कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ उसका रिव्यू तो चलना ही नहीं चाहिए था। नंबर 1 कि वो तो फैसला उन्होंने 12 जुलाई से किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो सीटें, रिजर्व सीट्स जो थी, मखसूस नशिस्तें जो थी खवातीन की, अक़लियतों की, वो पीटीआई को दी उस हुक्म के, जिसके ऊपर 2-3 ऑर्डर उसके बाद भी हुए थे कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। वो नहीं हुआ क्योंकि आपका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो नहीं चाहता था कि ये इम्प्लीमेंट हो। लेकिन बहरकैफ उसका रिव्यू लगा। रिव्यू के ऊपर ये इशू हुआ कि 13 मेंबर बेंच थी, और उसी बेंच के रिव्यू का जो उसूल है कि उसी बेंच में, लेकिन यहाँ वो एप्लीकेशन पीटीआई वालों की डिसमिस की सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, ये कहते हुए क्योंकि अब 26वीं तरमीम आ गई है, ये रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और उसमें ज्यादातर आपने जजेस देखे तो जो नए जजेस जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाए उनको उसका मेंबर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। सीनियर जजों को उससे बाहर रखा, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उसका हिस्सा ही नहीं है। अच्छा चलें, वो एक हो गया। लेकिन जो आप देखें ये फैसला जो हुआ उसकी मैं मेरिट्स में बाद में आऊंगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आप देखिए जब ये बेंच शुरू हुई थी, ये 13 रुकनी बेंच थी, जिसमें 2 जजों ने पहले दिन ही इस रिव्यू को डिसमिस कर दिया था। आपको याद होगा, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इसको डिसमिस कर दिया था। तो वो ऑर्डर भी तो है कोर्ट का, और आप देखिए जो ऑर्डर आपके सामने रखा होगा और आपने पढ़ा होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो है ही नहीं। यानी 7 जजों ने कहा है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई उसका हकदार नहीं है और ये तकसीम कर दी जाए बाकी जमातों में। लेकिन वो 7 मेंबर हैं, 5 मेंबर ने उससे इख्तिलाफ किया, उन्होंने अपने नोट लिखे हैं, लेकिन उसके अंदर ये 2 जजेस भी तो शामिल होंगे। तो जो माइनॉरिटी जो जजेस हैं वो बराबर हो गए मेरे हिसाब से 7 और 7, क्योंकि वो भी तो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने तो डिसमिस कर दिया है रिव्यू। तो और आप देखें इसमें एंड में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 7 कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उनकी जा रही है, 7 जजेस कह रहे हैं मेरे हिसाब से कि ये उनको नहीं मिलनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? तो इंप्लीमेंट क्या होगा? तो मैं तो कहता हूँ अब इसके मुझे खबर मिली है कि पीटीआई वालों ने ये एप्लीकेशन जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में कि इस जजमेंट में तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे ही मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेके मुख्तलिफ पार्टियों में बांट सकता है? तो ये बड़ा एक सवाल है, लीगल सवाल है। लेकिन ज़ुबैर साहब आपके इल्म है ना कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे इसको अडॉप्ट किया है और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट भी कर दिया है। मतलब ये तो एज फार एज इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न उसने तो इसको अडॉप्ट कर लिया है। वो तो करेंगे, देखिए वो तो करेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने 12 जुलाई का फैसला नहीं किया, क्योंकि यहाँ उनको हुक्म है कि इसको अडॉप्ट करो, सीटें उनको दो, ताकि आगे ये अपनी कानून साजी करें, आईनी तरमीम, जिससे आपने किया कि आईनी तरमीम जो करना चाहते हैं ये लोग कर लें। उन्होंने जरूर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब लीगल पॉइंट तो उड़ गया है ना सर। अब ये एप्लीकेशन भी आ गई है, अब वो पता नहीं टेकअप होती है नहीं कि ये तो 7 वर्सेस 7 है, मैं समझता हूँ फैसला। तो ये तो 7 मेंबर वर्सेस 5 मेंबर्स का तो है ही नहीं। वो 2 जज कहाँ गए जिन्होंने शुरू में ही इस जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था इस केस को। तो वो ऑर्डर भी तो है। ये वो निज़ाम है आबिद बारी साहब, जो कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जन्म दिया है। ये वो पार्लियामेंट है जो अब इस वक्त ज़ाहिर है कि वजूद में है, कानून साजी कर रही है, बहुत कलीदी कानून साजी कर ली है उसने। उसके बैकग्राउंड में और उसके साथ जो उसके लवाजमात है उसको छोड़े, और उसके नतीजे में 26वीं तरमीम, उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसके बाद उसके नतीजे में अनगिनत दूसरी तब्दीलियाँ आई हैं। इसका जो सुराग है वो मिलता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से ही वो शुरू हुई हैं, पार्लियामेंट के नतीजे में ये एक निज़ाम सामने आया है। अब इस निज़ाम का ये फैसला है कि ये 2/3 अक्सरियत हो गई है, 2/3 अक्सरियत हो गई है। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए थी, और ये
ये तो वो जाहिर बात वो सिस्टम कह रहा है ना कि वो नहीं होनी चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है लेकिन मेरे अब इसका ख्याल से ये रिव्यू भी फैसला तो कराया। सिस्टम ही करेगा ना। आपने फरमाया पीटीआई ने दरखास्त दायर कर दी है, वो ठीक है, पीटीआई मैंने ने सुना है, दरखास्त, आप जी। बड़े स्ट्रांग लीगल पॉइंट्स आप अर्ज कर रहे हैं, वो उसकी जो साख है उसको मैं नहीं चैलेंज कर रहा, खुदा न खास्ता, देख मैं मगर तो ये मैं तो आपको लीगल हकीकत पॉइंट की बता बात रहा कर रहा हूँ। हूँ ना कि पहुंच तो वही रही बिल्कुल है ना। सही, जी बिल्कुल आप हकीकत देखिए, मैं आपसे, आपने मुझसे लीगल सवाल किया, मैंने उसका लीगल जी जवाब जी दिया। जी 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 जी। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मैं तो डे वन से कह रहा था कि ये बेंच बनी इसलिए है कि ये इसको रिव्यू करेगी, दो तिहाई अक्सरियत इनको देगी, लेकिन उनको अपना नंबर गेम तो देखना चाहिए था। उमूमन 13 मेंबर बेंच का फैसला, क्योंकि जब देखिए बेंच का जो फैसला होता है उसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी मिला के कंसिडर किया जाता है। 13 मेंबर बेंच का फैसला क्या 10 मेंबर बेंच रिव्यू कर सकती है? पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठा है उसमें, क्योंकि ये देखिए 13 मेंबर बेंच थी शुरू में, 2 जजों ने डिसमिस कर दिया, एक जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, इसने उन्होंने सुनने से मना कर दिया परसों जब ये फैसला आया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहता। तो अब ये 10 लोग रह गए, क्या 10 लोग, अब बेंच का फैसला तो 10 का ही माना जाएगा, 10 लोग 13 मेंबर बेंच का फैसला कर सकते हैं? यहाँ तो मैं कहता हूँ 2 जजेस को भी तो गिना जाएगा, तो 7-7 का फैसला मेजोरिटी कैसे हुआ? लेकिन हकीकत यह है कि ये फैसला आप जैसे फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन साइट पे भी आ गया, तक ये सीटें उनको दे दी जाएंगी और 2 तिहाई अक्सरियत उनको मिल जाएगी। और आज आपकी खबर भी चल रही थी कि 2 बड़ी जमातों का इत्तेहाद भी हो गया, वो मिनिस्ट्रियां भी लेने जा रही हैं। आपके टीवी चैनल, जो टीवी चैनल है उस पर जी खबर जी। चल रही थी। तो ये सारा उस देखिए जो पूरा जो गेम है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो जो चाहता है, जो जजमेंट चाहते हैं, वो जो हुक्म देते हैं कि ये इंप्लीमेंट होगी तो इंप्लीमेंट होगी, जो नहीं चाहते नहीं होगी। आपने देखा पिछले सालों में इलेक्शन का ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये जो 12 जुलाई का फैसला था ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और मुख्तलिफ केसेस थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। देखिए रियल पॉलिटिक्स या रियल पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं, उसके हिसाब से जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। उनकी वेबसाइट पे आ गया, कल ये बढ़ भी जाएंगी, लेकिन लीगल सवाल तो फिर भी खड़ा हुआ है कि कोर्ट का फैसला क्या है, वे इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और वो भी ठीक है, और दूसरी चीज ये कि सिर्फ इसका देखिए अगर पार्लियामेंट पे यानी कि सात जी जी प्लीज। 7 मेंबर आपने कहा 7 ने इसको अलाउ किया कि जी ये सीटें उनको दूसरों में तकसीम हो जाइए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसके हकदार नहीं है। 5 मेंबर ने कहा, तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होना चाहिए था कि नॉर्मल कोर्ट होता कि बाय मेजॉरिटी ऑफ 7:5 द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज दिस। इस तरह का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो हुआ ही नहीं ना। आप कोई भी बात करें, ऑर्डर तो करना होता है कोर्ट को सर, तो वो लिखना जरूरी होता है। तो और इसके बहुत ही फार रीचिंग है ना इम्पैक्ट सर, सिर्फ ये कि ये नेशनल असेंबली में ये सूरत हाल या दूसरी प्रोविंशियल असेंबली में नहीं, सबसे अहम बात इसमें एक और भी है कि केपी असेंबली में भी जो है अब पीटीआई और जो एंटी पीटीआई पार्टीज़ हैं उनका डिस्टेंस जो है वो 4-6-8 सीटों का रह गया है। तो अब वो टॉपल हो जाए पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में भी, वो हो जाएंगे, ये बादस ख्याल नहीं है। ये वो भी हो जाएंगी, क्योंकि वो आपने अभी खुद फरमाया कि 9 मई की तलवार उन पर लटक रही है, बहुत सारे लोग उसमें फारिग कर दिए जाएंगे, तो वहां भी मेजॉरिटी इनके मुखालिफिन को मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए वहां की गवर्नमेंट भी इनकी गिर जाएगी। और बहरहाल अभी तो इसका फैसला, अगर कोई इसकी अपील है, कोई रिव्यू है, कोई भी इसके खिलाफ दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है ना सर। दरखास्त आ गई है, अब उसके क्या होता है उसका अलग बात। लेकिन एक और बात बताऊं, देखिए रिव्यू के बाद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में होता है सेकंड रिव्यू नहीं होता। ये आपने देखा कि कभी सेकंड रिव्यू नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको याद होगा पिछले साल पिछले चीफ जस्टिस के सवाल एक मुबारक सानी केस हुआ, आपको याद होगा, उसके अंदर सेकंड रिव्यू भी एंटरटेन होके वो इस्लाम की एक, मैं समझता हूँ इस सुप्रीम कोर्ट ने गलत तशरीह की थी, उस फैसले को सेकंड रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने सही किया मेरे हिसाब से। तो वहां तो सेकंड रिव्यू एंटरटेन किया सुप्रीम कोर्ट के पिछले चीफ जस्टिस ने, जो गलती की हुई थी उसने इस्लाम के बारे में, वो उन्होंने उसको बदला, पहले रिव्यू में और कुछ किया, फिर सेकंड रिव्यू भी किया। लेकिन हमारे यहाँ क्यूरेटिव रिव्यू नहीं होता, वो पहले डिसमिस हो चुका था। फायद ईसा साहब के केस में खुद क्यूरेटिव रिव्यू डाला था हुकूमत ने, जो बाद में डिसमिस हो गया था। तो ये रिव्यू के बाद तो वैसे उसूलन कोई नहीं रहता, लेकिन सेकंड रिव्यू की मिसाल मुबारक सानी केस में मौजूद है पिछले साल की। लेकिन नेचुरली यहाँ तो वो सेकंड रिव्यू एंटरटेन ही नहीं होगा। हाँ, तो आपने खुद ही अब ये फरमा दिया ना कि एक रिव्यू तो हो चुका है और अब सेकंड रिव्यू, और वो भी इस बेंच से या इस माहौल से एक्सपेक्ट करना, ये तो एक नामुमकिन बात है ना। देखें जो फैसला जो हुकूमत चाहती थी वो उनको फैसला मिल गया,
तो वो रिव्यू इनको चाहिए, लेकिन देखिए इन्होंने एप्लीकेशन दी, इनको सेकंड रिव्यू जरूर डालना चाहिए बेस्ड ऑन दैट। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, वरना तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो ये बात बता पूछें कोर्ट से कि जी फैसला क्या है कोर्ट का। 7 जज कह रहे हैं कि ये इनको मिलनी चाहिए, 7 जज कह रहे हैं नहीं मिलनी चाहिए, तो फैसला क्या है कोर्ट का? जब आप बराबर हो गए तो फिर फैसला क्या है? फिर आप इसको रिफर करें एक और जजों को, जो तीसरे जज, एक अलग जज को, के हो जाता है ना कोर्ट के अंदर स्प्लिट हो जाता है, इक्वल स्प्लिट होता है, तो कोर्ट एक तीसरे या चौथे जज को रिफर कर देते हैं केस के, आप फैसला करके बताएं आप किससे एग्री करते हैं। तो ये चीज इनको लड़ना तो चाहिए इस पे इनको। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद थे।